नमस्कार। पूजा स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आहड़ सभ्यता। ठीक है। आज हम आहड़ सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि ये इसका प्राचीन नाम क्या था, ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित थी, इसमें वैज्ञानिक पद्धति प्रचलित थी या नहीं थी। ठीक है। और लोगों का रहन सहन कैसा था। ठीक है। लोगों के घर कैसे थे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें आहड़ सभ्यता में। ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है। ठीक है। ये किस प्रकार की संस्कृति है, ये पूरी डिटेल से हम जानेंगे इसमें। तो बने रहिए भाई पूजा स्टडी जोन के साथ। पहला क्या है भाई? हाँ, आहड़ बनास संस्कृति। आहड़ बनास संस्कृति, इसका नाम कैसे पड़ा? आहड़ तो आहड़ जगह के लिए है ये। ठीक है। आहड़ ये जगह के लिए, और बनास संस्कृति क्यों बोलते? क्योंकि ये बनास नदी के किनारे है। ठीक है। और ये देखो, ये राजस्थान का नक्शा है। ये है पूर्वी भाग। ठीक है। ये है उत्तरी भाग, और ये है पश्चिमी भाग। ये है नीचे दक्षिणी भाग। ठीक। पूर्व और दक्षिणी वाला जो पार्ट है वो है आहड़ सभ्यता। ठीक है। ये जो उदयपुर है, उदयपुर में जो स्थित है वो है आहड़ सभ्यता। ठीक है। कहाँ है भाई आहड़ सभ्यता? उदयपुर में। उदयपुर नगर के निकट लगा लो आप। तो ये है भाई मेवाड़ क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उदयपुर वाला मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब आती है इसकी कालखंड की बारी। अब इसका कालखंड यानी कि इसका टाइमलाइन क्या था? ये सभ्यता है जो, ये है 3600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। किस प्रकार की सभ्यता ये? 3600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की सभ्यता है ये। ठीक है। इसका व्यापक समय सीमा क्या रहेगा? यानी कि 3600 से 1500। ठीक। 3600 बीसी 1500 बीसी तक। और सभी स्थलों की जितना भी ये टाइम पीरियड है ना, वो एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। ठीक है। सब अलग अलग पीरियड की हैं ये। कुछ बस्तियां पहले बस गई थी और कुछ फिर नई नई बस्तियां बसी बाद में। ठीक है। ये देखो, ये पुरानी है, ये है ना। और ये बाद में फिर जो नई बस्तियां हैं, तो उनमें घरों में भी परिवर्तन आएगा और लोगों के रहन सहन में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है। तो ये सभ्यता कैसी थी भाई? 3600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के युग का जो समय था वो थी आहड़ बनास संस्कृति। ठीक है। फिर आप देख लेते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी। भौगोलिक और नदी तंत्र। ठीक है। ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? बनास और बेड़स नदी। मुख्य तो दो ही आएगी इसमें, बनास बेड़स याद रख लेना। ये तो इसकी बाकी सारी सहायक नदियां हैं। क्या भी ये पूछ लेते हैं पेपर में कई बार कि बनास की सहायक नदियों के नाम बताओ। तो सबसे पहले क्या है? बेड़च, डाई, कोठारी, खारी, सोदरा, मासी, ये सब है ना इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। फिर है भाई, नदी घाटियों के ने विकास में बड़ी सहायता की। ठीक है। क्योंकि ये नदियां बहती थी तो यहाँ से क्या है, फिर लोगों को पानी मिला कृषि के लिए। तो साथ ही यहाँ पे क्या थी भाई? अरावली पर्वतमाला। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ से क्या है, पत्थर तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था ही, और यहाँ पर क्या था, प्रचुर मात्रा में तांबा भी था। तो पत्थरों से लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? औजार बनाने शुरू कर दिए। और क्या भाई? पात्र बनाने शुरू कर दिए पत्थरों से। तो आर्य सभ्यता में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या है, पत्थर और तांबे की प्रचुरता उपलब्ध थी। ठीक है। और ये सहायक नदियों के नाम मैंने बता दिया आपको कि बेड़च, कठारी, खारी, दाई, सोदरा, मासी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात कर लेते हैं आहड़ सभ्यता की खोज की। खोज किसने की भाई? अक्षय कीर्ति व्यास ने की। किसने की खोज? खोज में लिख देती हूं मैं। खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास जी ने। अक्षय कीर्ति, अक्षय कीर्ति व्यास ने। और कब की? ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1953 में। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। ठीक है। अक्षय कीर्ति व्यास जी ने 1953 में क्या की? इसकी खोज की। अब उत्खनन का कार्य इसका प्रारंभ किसने किया? HD संकलिया ने। ठीक है। और इनके साथ थे SB देव, JD अंसारी। ठीक है।
और कब शुरू किया ये उत्खनन कार्य? 1961 से 1962, 2 सालों में इसका उत्खनन कार्य हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि उत्खनन कार्य करता थे एच.डी. सांकलिया, एस.बी. देव और जे.डी. अंसारी। और एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट नाम है, वो रह गया है इसमें। वो क्या नाम है भाई? एक नाम और ध्यान रखना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, R.C. अग्रवाल। क्या है? क्या बोलेंगे? R.C. अग्रवाल। R.C. अग्रवाल को याद रखना है इसमें। ठीक है, इसके उत्खनन कार्य करता थे ये। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है कि इसकी ताम्र पाषाण संस्कृति कैसी थी। इसमें क्या है, तांबा तो था ही प्रचुर मात्रा में, और क्या था, पत्थरों की भी खोज हो गई थी उस टाइम, पत्थर तो थे। लोग क्या है, पत्थरों के औजार बनाने लग गए थे। ठीक है, और साथ साथ फिर क्या है, तांबे के भी औजार बनाने लग गए थे। कौन से काल में, कौन सी संस्कृति में? आहड़ सभ्यता में, आहड़ संस्कृति में। यहाँ से क्या है, तांबे के टुकड़े, उपकरण, धातु गलाने के अवशेष, धातुमल स्लैग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना आपको कि यहाँ पर आहड़ सभ्यता में धातु गलाने की क्या मिली है? तांबे की भट्टियां मिली है। ठीक है, तांबे का गलाने के लिए यूज होती थी जो भट्टियां मिली है वो। ठीक, आहड़ के लोग केवल तैयार वस्तु उपयोग नहीं करते थे, बल्कि तांबे को गलाकर क्या है, वस्तु बनाते थे। ठीक है, तो वो भट्टियां भट्टियां मिली हैं, और भट्टियों में क्या करते थे, वो तांबे को गलाते थे। ठीक है, और उपकरण क्या क्या मिले हैं इसमें आहड़ सभ्यता में, आपको ध्यान में रखना है। कुल्हाड़ी मिली है, छेनी, चाकू, चूड़ियां, अंगूठियां और सुइयां। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आता ही आता है क्वेश्चन, क्या क्या मिला है आहड़ सभ्यता में, कौन कौन से उपकरण मिले हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि कुल्हाड़ी मिली है लकड़ी तोड़ने के लिए, छेनी मिली है। छेनी क्या होती है? जो वो लकड़ी को काटते हैं ना, वो ऐसे आगे करके, ठीक है, उसके ऊपर से हथौड़ा मारते हैं, तो वो होती है छेनी, लोहे की होती है। चाकू मिला है, चूड़ियां, अंगूठियां, सुइयां। ये देखो, ये पाषाण, ये पत्थर है, और ये तांबा गलाने का ये क्या है, ये भट्टी, भट्टी तो नहीं है, ये बर्तन है। और ये है हथौड़ा, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का आगे का पार्ट है, ये पीछे का वो नहीं है इसमें। और ये है चूड़ियां। ठीक है, आहड़ से धातुमल स्लैग का मिलना यह सिद्ध करता है कि यहाँ तांबे का गलाने का कार्य स्मेल्टिंग स्थानीय स्तर पर होता था, यानी कि यहाँ पर तांबा गलाया जाता था। ठीक है, फिर है आहड़ की प्रमुख पहचान, मृदभांड। अब देखो, मृदभांड क्या है? ये मृदभांड है। इसमें क्या क्या खास बात थी आहड़ सभ्यता में? ज्यादातर तो लाल रंग के मिट्टी के पात्र मिले हैं, लेकिन आहड़ सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहां पर लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, और ये देखो, ये आगे सीधी तिरछी रेखाएं ये बना के दिखा रखी है इसमें, ये ऐसे डिजाइन भी मिले हैं इसमें। ठीक है, त्रिकोण का हो गया, ये बिंदु का हो गया, जालियां दी गई है, और ये सीढ़ी नुमा स्टेप्स दिए हैं। तो ये ऐसे ऐसे करके इसमें डेकोरेशन किया जाता था। ठीक है, तो आहड़ संस्कृति की सबसे प्रमुख पहचान क्या है? सबसे प्रमुख पहचान अभी आपको बताई है कि लाल और काली मृदभांड मिले हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर मिले हैं। ठीक है, फिर है रंग संरचना, बर्तन का ऊपरी आंतरिक भाग काला, क्या है, ऊपर वाला भाग ये काला है, और नीचे का भाग लाल होता था। ठीक है, इन बर्तनों पर चित्रकारी, सफेद रंग से विशिष्ट चित्रकारी बनाई जाती थी। ठीक है, ये सफेद रंग की बना रखी है ना डिजाइन, सफेद रंग के डिजाइन बनाए जाते थे। और क्या है भाई, पुरातत्वविदों के लिए यह आहड़ स्थलों की पहचान करने की सबसे उपयोगी सामग्री है। ठीक, मैंने बताया था, हाँ ये बता दिया था आपको। फिर है भाई, पुरातत्वविदों के लिए आहड़ स्थलों की, हाँ ये हो गया आपका। परीक्षा में सफेद रंग की चित्रकारी वाले, ये देखो परीक्षा में आ जाता है कि आहड़ सभ्यता में किस कलर के मृदभांड मिले हैं, तो आप क्या लिखोगे? काले व लाल मृदभांड मिले हैं। और चित्रकारी किस रंग की होती थी? तो सफेद रंग की चित्रकारी होती थी। ये आपको टिक करना है अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। अब घरेलू जीवन कैसा था? कैसा था भाई घरेलू जीवन यहाँ का? आकार इसका कैसा था? आयताकार आकार में मकान बनाए जाते थे, जिनमें से कमरे, चूल्हे, अनाज रखने की व्यवस्था होती थी। फिर
स्थानीय नींव पत्थरों से बनाई जाती थी। अब ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये पत्थर लगाए जाते थे नींव में, और फिर ऊपर मकान खड़ा किया जाता था। ठीक। मिट्टी, कच्ची ईंटों या फिर बांस लकड़ी के ढांचे से मिट्टी का लेप लगाकर बनाई जाती थी। ठीक। ये देखो, ये दीवारें बना दी है, तो ये मिट्टी का लेप किया जाता था, यहाँ पर ऊपर से बांस टिका दिए जाते थे, है ना, और कच्ची ईंटें होती थी। ये ध्यान में रखोगे। बार बार मकान टूटने पर उसी स्थान को क्या है, समतल करके नया मकान बनता था, जिससे बस्ती का टीला धीरे धीरे ऊंचा होता गया। अब देखो क्या कहते करते थे लोग। देखो, ये मकान बना है शुरू में, ठीक, ये कुछ साल बाद ये टूट गया, तो इसी को ही प्लेन ऐसे कर दिया, इधर का इधर इसका समतल किया, इसके ऊपर ही ले भी एक मकान और बना दें। फिर वो कई साल बाद वो फूटा, और फिर उसको वापस तोड़ करके एक और मकान उसके ऊपर ही खड़ा कर दिया, तो वो एक टिल्ला बन जाता था। ठीक। तो आहड़ के मकानों की नींव में क्या है, पत्थर का प्रयोग होता था। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि पत्थर का प्रयोग कौन सी सभ्यता में होता था, नींव में। तो नींव में पत्थर का उपयोग आहड़ सभ्यता में होता था, लेकिन दीवारें, याद रखना, दीवारें हमेशा कच्ची ईंटों की होती थी और मिट्टी की होती थी। अब बात कर लेते हैं रसोई की। ठीक है। और रसोई के बिना तो कोई भी सभ्यता अधूरी है। रसोई व्यवस्था और समाज कैसा था, तो वहां पर क्या है, बहुमुखी चूल्हे होते थे, संयुक्त परिवार होता था, जॉइंट फैमिली होती थी। आहड़ से घरेलू जीवन को समझने के लिए अनेक चूल्हे प्राप्त हुए हैं। कुछ मकानों में क्या है, एक साथ कई मुख वाले, ये देखो, ये इसके कई मुख हैं, है ना, और कई सारे चूल्हे हैं, यहाँ पर एक साथ कई तरह का खाना बनाया जा सकता था। ठीक है। चूल्हे पर मिट्टी की उभरी हुई टिकियां बनी हुई है, ये देखो, ये टिकियां हैं, ये ऊपर ये नोट्स बने हुए हैं, उभरी हुई टिकियां जिस पर खाना पकाने का पात्र टिकाया जाता था। इन पर क्या है, आराम से टिक जाता है ना, कोई भी पतीला हो या कढ़ाई हो तो आराम से टिक जाता है इनके ऊपर। इतने बड़े चूल्हे दर्शाते कि यहाँ संयुक्त परिवार, यानी कि जो जॉइंट फैमिली, यानी बड़े परिवार एक साथ एक ही घर में रहते थे। ठीक है। तो प्रश्न आ जाएगा कि एक साथ कई मुख वाले चूल्हे कौन सी सभ्यता मिले हैं, तो आपको क्या करना है, आहड़ सभ्यता। संयुक्त परिवार का प्रमाण, आहड़ सभ्यता। प्रथा का मजबूत ही पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। फिर है इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी भाई, इकोनॉमी के बिना तो कुछ भी हो ही नहीं सकता, है ना, तो इकोनॉमी जरूरी है। इसकी कृषि कैसी थी, पशुपालन था या नहीं, शिकार करते थे या नहीं, तो वो देख लेते हैं। खेती भाई, लोग वर्षा और स्थानीय जल स्रोतों पर निर्भर थे। ठीक है। वर्षा आ गई तो नदियों में पानी आ जाता था, नहीं तो नहीं आता था। ठीक है। और स्थानीय जो जैसे कुएं थे, तो स्थानीय जल स्रोतों पर निर्भर थे। और फसलें कौन कौन सी होती थी आहड़ सभ्यता में, गेहूं की, जौ की, चावल, चना, मूंग व अन्य दालें यहाँ पर मुख्य फसलें थी। अनाज भंडारण के लिए भी पात्र बने हुए थे। ठीक। पशुपालन, पशुपालन तो आराम से होता था, गायें थी, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर सब पाले जाते थे। ठीक है। और इनका दूध के लिए, मांस के लिए, खाल, कृषि के लिए उपयोग किया जाता था। जंगली पशुओं की अस्थियां भी प्रमाणित करती हैं कि शिकार, हंटिंग भी भोजन का सहायक था, यानी कि शिकार भी करते थे वो लोग, क्योंकि हड्डियां मिली है ना, उस हिसाब से कह रहे हैं कि भाई शिकार भी भोजन का सहायक साधन था। ठीक। ये गेहूं, चावल, ये आप देख सकते हो। तो आहड़ की सभ्यता कैसी थी भाई, मिश्रित सभ्यता थी, मिली जुली सभ्यता थी। ठीक। मिश्रित सभ्यता थी। इसमें कृषि, पालन, पशुपालन, सीमित शिकार तीनों शामिल थे। अब व्यापार व सामाजिक ढांचा, इसकी नगरीय व्यवस्था कैसी थी, ये आहड़ हो गई। इससे पहले क्या, हड़प्पा, मालवा, गुजरात, ये क्या क्या दर्शा रहे हैं, ये क्या है भाई, व्यापारिक संपर्क थे इनके, गुजरात से, मालवा से, हड़प्पा से और गणेश्वर जोधपुरा से। तो आहड़ के किस किस से व्यापारिक व्यापारिक संबंध थे, गुजरात से व्यापार करते थे वो, मालवा से और हड़प्पा से, गणेश्वर जोधपुरा से भी वो व्यापार करते थे। आयात और निर्यात, बाहरी क्षेत्रों से पत्थर व मनके आते थे। मेवाड़ से तांबा बाहर भेजा जाता था, ये क्या है, बाहर से तो
पत्थर लेके आते थे, मनके लेके आते थे, और अपने यहाँ से क्या भेजते थे, तांबा भेजते थे। ठीक, तो हड़प्पाई प्रकार की वस्तुएं मिली जो सांस्कृतिक संपर्क सिद्ध करती हैं यहाँ पर। नगरीकरण का स्तर, इसे मोहनजोदड़ो जैसा पूर्ण नगर नहीं कहा जा सकता। ये पूर्ण नगर नहीं था, अधूरा था, कुछ चीजें अधूरी थी इसमें। तो यहाँ पर क्या था भाई, सड़कों, गलियों, सार्वजनिक भवनों के निर्माण के कारण यह ग्रामीण से प्रारंभिक नगरीय अवस्था की ओर बढ़ती संस्कृति थी। अब ये पूर्ण विकसित नहीं थी। ठीक, तो आहड़ पूर्ण नगरीय नहीं थी, पूर्ण विकसित सभ्यता नहीं थी, ये आपको याद रखना है, बल्कि यह शुरुआत की। ठीक है, प्रोटो अर्बन कह सकते हो आप, यानी कि शहरी व्यवस्था इसमें पूर्ण रूप से नहीं हुई थी अभी तक। तो क्या थी भाई, बल्कि यह प्रारंभिक नगरीय अवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो यह पूर्ण नगरीय सभ्यता नहीं थी। फिर है इसमें धार्मिक मान्यताएं कैसी थी और संस्कृति का पतन कैसे हुआ इसका। तो देखो, धार्मिक मान्यताएं की बात कर लें तो इसमें क्या है, लिपि उपलब्ध है नहीं, इसलिए इसका पता नहीं है। तो मिट्टी की आकृतियां, विशेष संरचनाएं मिली है, लेकिन किसी भी निश्चित देवी देवताओं का नाम बताना उचित नहीं है। ठीक है, क्यों उचित नहीं है, क्योंकि वहां की उस समय की जो लिपि थी वो किसी ने आज तक पढ़ी ही नहीं। ठीक है, उपलब्धि नहीं है। तो फिर कोई भी देवी देवता का नाम भी बताना फिर उचित नहीं है। तो इस प्रकार से धार्मिक जीवन का तो हमें पता ही नहीं है। आहड़ संस्कृति का अंत अचानक युद्ध से नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। ठीक है, उत्तरकालीन बस्तियों में क्या है, भवनों की गुणवत्ता में कमी आ गई, बस्ती में अव्यवस्था फैल गई और जनसंख्या का स्थानांतरण हो गया, इधर उधर चली गई वो सारी जनसंख्या। तो पर्यावरणीय परिवर्तन भी हुए। ठीक, आर्थिक तंत्र भी मजबूत नहीं था। ठीक है, ये देखो, ये पूरा बंजर बन गया ना, तो पेड़ पौधे सब सूख गए, फसलों की कमी हो गई, पानी था ही नहीं, तो फिर क्या हो गया, पतन का इसका प्रमुख कारण था। फिर ये देखो, प्रश्न आ जाता कई बार कि बाह्य आक्रमण, हाँ, युद्ध क्या कारण था क्या आहड़ सभ्यता का पतन का। तो नहीं, कोई भी बाह्य आक्रमण या युद्ध इसके पतन का कारण नहीं था, बल्कि क्या था, पर्यावरणीय समस्या थी, आर्थिक बदलाव थे, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं रहे फिर ना। अब इसका देख लेते हैं एक बार रिवीजन। तो संस्कृति का प्रकार क्या था, ये ताम्रपाषाण क्या है, ताम्रपाषाण इसकी संस्कृति थी। ताम्रपाषाण कालीन नहीं है। और नदी तंत्र इसमें बनास, बेड़च नदी सहायक नदियां थी इसकी। और प्रमुख क्षेत्र है उदयपुर वाला, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है मेवाड़ क्षेत्र है। उत्खनन कार्य किया किसने, 61 और 62 में HD सांकलिया, SB देव, JD अंसारी और RC अग्रवाल। प्रमुख धातु क्या थी इसकी, तांबा थी। विशिष्ट पहचान क्या है, सफेद चित्रकारी वाले काले लाल रंग के मृद भांड थे। ठीक है, प्रमुख विकसित स्थल है इसका बालाथल। तो आहड़ बनास संस्कृति का सबसे प्रमुख विकसित स्थल का नाम बताइए, वो क्या है, बालाथल। ये हमेशा याद रखना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आपको क्लास, आप वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।